गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 3 देखते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन सेम मेथड पर फॉलो किए जाएंगे। तो इसको फॉलो करने के लिए ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपका रिवीजन कर दे रिवाइज करा दे रहा हूँ। ओके, आपको मैंने क्या बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, इफ एनी वेक्टर हियर ए and write here a1i plus a2j and plus a3j if here any vector। तो जब हम ये a1 a2 a3 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ओके, अब हमें अगर इसका a वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, then write here this and upon here is equal to here a vector upon magnitude of a। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, यू नो ये आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड इसका कैसे फाइंड करोगे, दिस रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये लिखने का मतलब मेरा क्या हुआ, पहले ये देखो, यहाँ आप लिखोगे a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू y, लिख सकते हो a वेक्टर को जब लिखोगे तो देन एंड a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a2j एंड प्लस a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू k, ये आप लिख सकते हो। और आपको एक और चीज मैंने बताया, इफ गिवन हियर एनी वेक्टर देन a1 a2 a3 ये डायरेक्शन रेशियो, यहां डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, और ये जो आपका i कैप का जो कोफिशिएंट होगा ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ये भी डायरेक्शन कोसाइन होगा और ये भी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को लिखने का एक और तरीका मैंने बताया था, क्या तरीका था कि इफ गिवन हियर दिस x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, कोई एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर a है एंड दिस मेक एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस एंड इफ मेक एन एंगल बीटा विद y एक्सिस एंड विद हियर गामा, देन अल्फा बीटा गामा हियर डायरेक्शन एंगल। If write here cos alpha, cos beta, cos gamma, then this here called direction cosine। तो यहाँ कोई वेक्टर अगर दिया है उसका यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड किया तो इट मींस i कैप, j कैप और k कैप के जो कंपोनेंट होंगे वो किसको शो करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को शो करेंगे। तो इट मींस यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a कैप इक्वल हियर cos alpha i प्लस cos बीटा j एंड प्लस cos गामा। ये अल्फा बीटा गामा ये क्या है, जो वेक्टर ए वो x y z एक्सिस, उस वेक्टर द्वारा एक्सिस से बनाए गए एंगल है अल्फा बीटा गामा। तो यहां हम cos अल्फा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड cos बीटा इज इक्वल टू a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्लियर, एंड cos गामा इज इक्वल टू a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इससे एक चीज आपको समझ में आ गई कि जैसे मैंने कोई वेक्टर लिख दिया a1i प्लस a2j। ओके, तो अब यहाँ a1 और अगर a2 की वैल्यू निकालनी हो, यदि कोई वेक्टर लिख दिया गया, अब यहाँ a1 और a2 की वैल्यू निकालनी हो और एंगल आपको गिवन हो पहले से, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा इज इक्वल टू a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। अल्फा इट मींस क्या है, ये जो भी वेक्टर है उस वेक्टर से x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के बीच का एंगल है अल्फा, और अगर मुझे उस वेक्टर से पॉजिटिव y एक्सिस का एंगल बीटा पता हो तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं cos बीटा इज इक्वल टू a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, लिख सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या था, कह रहा था राइट द यूनिट वेक्टर इन xy प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता करना है कहां, xy प्लेन में, जो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 30 एंगल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहले मैं एक डायग्राम थोड़ा सा बना दे रहा हूं। ओके, यहां ओनली x और y एक्सिस की बात की गई है, ऐसे z भी एक्सिस बना सकते हो आप। ओके, लेकिन मैं x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं, दिस हियर x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस। कोई xy प्लेन दिस हियर, यही आपका xy प्लेन, तो उसमें मुझे एक यूनिट वेक्टर पता करना है। तो मैंने ये मान लिया दिस हियर वेक्टर a, ये हो गया। तो मैंने लिख दिया लेट हियर
A is equal to A1I plus A2J and A here magnitude of this one. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहा है वो यूनिट वेक्टर यही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिख दिया 1, तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो पहले इन जो चीज फाइंड करनी मैंने उसी को कंसीडर कर लिया कि लेट हियर A1I plus A2J such that magnitude of A equal 1। ओके, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अननोन जो वैल्यू है वो क्या है A1 और A2। अब A1 और A2 हम निकालेंगे, बट इस क्वेश्चन को रीड करके देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाना है 30 डिग्री। ये देखो ये 30 डिग्री हो गया, ये पॉजिटिव x मींस अल्फा हो गया, क्लियर, अल्फा ये 30 डिग्री। और अब आपका x और y के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो ये एंगल कितना होगा आपका फिर 60। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर से y एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो गया 60 हो गया, सो बीटा हियर 60 डिग्री। तो देखो मैंने क्या लिखा, लेट a is equal to this such that magnitude of equal 1 and अल्फा, ये देखो मैंने अभी बता दिया आपको, and cos alpha is equal to here a1 upon magnitude of a and cos beta is equal to a2 upon magnitude of a। यहां पे साथ में ये भी दे रहा अल्फा किसके साथ, यानी उस वेक्टर का x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, देन अल्फा इज इक्वल टू यहां कितना है 30 डिग्री और यहां बीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो चलो a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करो, बस वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 1 है, तो देखो इसकी हेल्प हम लेते हैं, तो यहां से नाउ हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं a1 इक्वल cos अल्फा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या था 1, क्योंकि वो तो इक्वेशन में ही दिया था। ये कैसा वेक्टर था यूनिट वेक्टर, तो जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर होगा, वो मैं पहले खुद से मान के चल रहा हूं। देन cos 30 मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, cos 30 ये क्या आ गया cos 30 में से √3/2। तो देखो यहां मैंने a1 की वैल्यू निकाल दी किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब इसकी हेल्प से मैं बीटा एंड इसकी हेल्प से अल्फा 2 निकालूंगा एंड अल्फा 2 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos बीटा, बट बीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ओके, एंड ये 60 डिग्री cos 60 हियर 1/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a हियर 1, तो a2 की वैल्यू क्या मिल गई ओनली 1/2। सो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन हियर a इज इक्वल टू, यहां आप लिखोगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन according to question this a is equal to a1 means आपने क्या फाइंड किया √3/2i plus a2 here 1/2j। यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाता 30, तो ये इसी a वेक्टर को मैंने कंसीडर किया था और ये उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए देखते हैं 3 क्या कह रहा था, ये गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टार फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इट मींस कोई लड़की है जो पहले किसकी तरफ चल रही है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है, फिर क्या करती है उसके बाद 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री चलती है। कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो इनिशियल पॉइंट है उससे उसकी लोकेशन बतानी। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डायरेक्शन को लोकेट कर देते हैं। ओके, ये मैंने कह दिया ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शन जो हो गई आपकी वेस्ट हो गई, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। अब कोई गर्ल हो या कोई भी पर्सन हो यहां से स्टार्ट करेगा, उसका इनिशियल पॉइंट ये होगा। क्या कह रहा था 4 किलोमीटर सी वॉक्स वेस्ट, यहां से ये वेस्ट की तरफ जाएगा कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये मैंने मान लिया दिस ईयर 4 किलोमीटर। उसके बाद ये क्या कह रहा है 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अब यहां है तो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ ये है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ, क्लियर, ये है आपका नॉर्थ।
तो नॉर्थ से किस तरफ, ईस्ट की तरफ, देखो लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो यानी हमें क्या करना है 30 डिग्री। तो ये जो है आपका इससे 30 डिग्री बनाता हुआ हमें एक लाइन ड्रा करनी है। तो देखो ये बना दिया मैंने, ये कितनी एंगल है ये आपकी 30 डिग्री। तो यू नो स्टूडेंट्स ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका क्या होगा वाई होगा। तो यहां अब हमें करना क्या है, इनिशियल कंडीशन आपकी कहां होगी, इनिशियल जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, वो ये पॉइंट है इनिशियल, ये ओ मैंने मान लिया, ओके। और ये एंड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया एंड दिस पॉइंट हियर बी। ये कितने किलोमीटर है ए बी, लेकिन ये 3 किलोमीटर कह रहा है। तो वेक्टर फॉर्मेट में आप नहीं लिखोगे, मैग्नीट्यूड है ये, क्या है मैग्नीट्यूड, यानी यहां जो लिखा हुआ है कि ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ओके। ओ ए की बात करूं तो ओ ए इक्वल क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड विथ हियर 4 किलोमीटर। मुझे जो पता करना है वो आपको ये पता करना है, देखो ओ बी ये डायरेक्शन आपको पता करनी है। ओ बी इक्वल क्या है, ओ ए प्लस ए बी, ओके। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पता करना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ए बी ओ ए आपको पता है, देखो ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस। तो हियर ओ ए, हियर ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 4 था। तो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -4 और एक्स एक्सिस को हमेशा कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, सो -4 आई कैप, ये तो हो गया। अब हमें इसको पता करना है, तो ये क्या किसी की वेक्टर के यानी एक्स और वाई एक्सिस में किसी के पैरेलल है, नहीं है। इसलिए हम उसको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ए बी को कुछ कंसीडर कर लें, लेट हियर ए बी इक्वल टू सेम हियर फर्स्ट क्वेश्चन a1i प्लस a2j, ओके। अब यहां a1 की वैल्यू निकालते हैं, वेल a1 क्या होगा ये देखना है आपको, सेम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a1 इक्वल क्या लिखोगे, cos अल्फा विद मैग्नीट्यूड a। तो मैं ये कैसे लिख रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ab, मैग्नीट्यूड ऑफ ab इनटू cos अल्फा। यू नो हियर cos अल्फा क्या है, ये इस वेक्टर से ये है आपका अल्फा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो बनाया गया एंगल होगा वो कहलाएगा अल्फा। अब आपके दिमाग में आएगा सर सेंटर है इधर तो नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव कैसे हो गया, भाई ये जहां पॉइंट है ए, इसी पॉइंट को लेकर के हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ सेंटर यही हो जाएगा। तो इसके राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी, वो सेंटर इसको यहाँ डिस्कस कर देंगे, ओके। तो यहां मैंने ये लिखा, चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या लिखोगे, a2 क्या होगा, एंड a2 इक्वल टू हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ab इनटू cos बीटा। यहां बीटा क्या, बीटा आपका ये हो जाएगा, यू नो हियर ये कितनी एंगल 30, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो ये 30 हो गया, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 30 क्या हो गया 60। तो यहां मैं वैल्यू निकाल देता हूं, और आपके माइंड में आया सर ए बी मैग्नीट्यूड कहां पता है, वो पहले ही लिख दिया था, ए बी कितने डिस्टेंस हमने ट्रेवल की थी 3 किलोमीटर, तो मैं इसकी वैल्यू यूज कर रहा हूं, अल्फा इक्वल कितना हो गया 60 डिग्री। तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो फाइंड किया वो लिख दिया 3 किलोमीटर, एंड cos अल्फा की वैल्यू कितनी थी cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो यहां क्या आ गया 3/2, ये a1 की वैल्यू। a2 अगर हम देखेंगे ab हियर 3 cos बीटा मींस क्या 30 डिग्री, सो नाउ हियर cos 30 डिग्री, तो ये cos 30 इज √3/2, सो नाउ हियर 3 √3/2, ओके। तो यहां से स्टूडेंट्स अब देखो क्लियर हो गया, ab वेक्टर क्या है, a1 की वैल्यू आपने 3/2 निकाली है, 3/2i प्लस a2 मींस 3√3/2 j। देखो ए बी में निकल गया, ओ ए ऑलरेडी पहले ही आपने निकाल लिया था। अब हमें क्या निकालना था, ये क्वेश्चन मार्क मैंने किया फर्स्ट में। नाउ वन बिकम्स देखो क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से उसका
इन लोकेशन पता करने की, ओ भी पता करना था। ओ ए आपका क्या है -4i एंड प्लस ए बी वेक्टर आपने क्या फाइंड किया 3/2i प्लस 3√3 2j। Now I and I, now sum this 2 4s are 8 -8 and plus 3, so -5 by 2i and plus here 3√3 by 2j। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P and Q। तो आपको ये पहले मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि इफ गिवन हियर एनी ओनली वन पॉइंट x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 क्या होता है रिएक्शन रेशियो। बट इफ गिवन हियर टू पॉइंट, जैसे यहाँ दो पॉइंट P और Q दिए हैं, तब रिएक्शन रेशियो क्या होगा। तो पहले PQ वेक्टर फाइंड करो, P क्या हो गया इनिशियल पॉइंट एंड Q हियर टर्मिनल पॉइंट। तो जब ऐसे वेक्टर्स निकालने हो तो टर्मिनल में जो एंड पॉइंट होता है उसके x y z कंपोनेंट को करस्पॉन्डिंग इनिशियल जो पॉइंट्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस यानी x y z को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। जैसे PQ लिखते हैं तो ये x2 x1। अब वेक्टर फॉर्मेट में लिखना था तो x एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से शो करते हो I, so now here I क्या है and y2 y1 j क्या and z2 z1 k क्या है। अब आपके माइंड में आ गया सर अगर मैंने x1 x2 लिख दिया तो वो PQ के लिए नहीं होगा, वो QP के लिए होगा अगर आपने x1 x2 लिखा, क्योंकि हमेशा एंड पॉइंट जो होता है टर्मिनल जो पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके लिखते हैं। तो यहां स्केलर कंपोनेंट कौन सा होगा, स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये जो हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहां जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा x2 x1 कम ये हो गया पूरा y2 y1 हो गया एंड z2 z1, यानी ij के जो कंपोनेंट हैं ये उन्हीं को लिख लो, बस वेक्टर वहां ij के कैप मत लिखो। ये हो गया स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट मींस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर ये पूरा लिखा था तो i किसको बताता है उसका डायरेक्शन को, एंड दिस हियर मैग्नीट्यूड। तो बस यहां सेम वही लिखना है बट यहां i कैप के साथ में लिखना है और यहां y2 y1 j कैप एंड z2 z1 k कैप। इट मींस एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है a वेक्टर हियर 2i 3j 4k। तो यहां स्केलर कंपोनेंट कौन सा होगा, स्केलर होगा 2 3 4। बट आपसे पूछा जाए वेक्टर कंपोनेंट तो यहां क्या होगा 2i कैप 3j कैप एंड -4k कैप। बस माइनस लगा के आप काम लगा के समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस c, तो ये तो पॉसिबल है। अभी जैसे मान लो कोई ऐसे आपने ट्रायंगल बना दिया, इसकी डायरेक्शन बना दी है a, अब b और c दूसरे साइड में, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट बना दो। तो क्या बना, देखो ये मैंने बना दिया b और ये बना दिया c। तो देखो c प्लस b इक्वल टू a वेक्टर देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम अलजेब्राइक सम का रूल ट्रायंगल के लिए फॉलो करेंगे तो c प्लस b माइनस a लिखेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतने c प्लस b और उसी डायरेक्शन लिखेंगे तो a क्या कोई डायरेक्शन है, देन माइनस a इक्वल 0, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया c प्लस b। तो ये वेक्टर कंपोनेंट में हुआ। एक और चीज, अगर मैंने ऐसे लिख दिया दिस इक्वल c प्लस b, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो a वेक्टर था यानी ये जो a वेक्टर है मैग्नीट्यूड निकाल के लिखा तो इसकी साइड हो गई, क्योंकि भाई लेंथ जो इसकी होगी इसे 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्या है ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड में लिख दिया गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि टू साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है। तो पहली चीज तो ये, क्या कभी भी कोई ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैंने कहीं लिख दिया 259, आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले इसका रूल समझ लो।
सबसे जो दो स्मॉलर साइड उनको सम करो, सबसे जो दो स्मॉलर साइड हैं उनको सम करो। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ लार्जर साइड कौन सी होगी 9। तो जो ट्रायंगल बनने का रूल है, जो स्मॉलर साइड होना चाहिए उनका सम हमेशा लार्जर साइड जो बड़ी साइड है उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये तो अगर ये साइड दिया हुआ तो ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? कि स्मॉलर साइड का सम जो लार्जर साइड है उससे क्या है छोटा है, स्मॉलर है, तो ये कभी नहीं बनेगा। अगर यही मैं क्या लिख देता 7 लिख देता तो भी क्या पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि स्मॉलर साइड का सम इसके इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है? सम ऑफ स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जर साइड। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा होता 2 यहां 8 लिख दिया होता, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 10। 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जर साइड। अब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो वही चीज ये कह रहा है कि इफ a is equal to b plus c, yes ये तो पॉसिबल है, then is it true that this ये ट्रू है? इसका मतलब क्या हुआ? कोई ट्रायंगल था जिसके साइड्स के वेक्टर a b c थे, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब एक साइड a हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरी साइड b हो गई, तीसरी c। इसका कहने का मतलब है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड के इक्वल होता है ट्रायंगल में? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ट्रू होता तो कैसे आता? तो ट्रू होता तो ये कंडीशन कैसे बनती? ये ऐसे आ जाता, ये होता तो ट्रू होता। इक्वल नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेटर लगेगा, याद रखना है, क्योंकि b और c है ना स्मॉलर साइड। तो दो स्मॉलर साइड का सम हमेशा जो लार्जर साइड होनी चाहिए उससे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लगा है? इक्वल लगा है, तो इक्वल पर भी रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर लगा होता तो भी रॉन्ग हो जाता। तो सिर्फ अब आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं सारी कंडीशन की बात कर ली। तो दिस इज फॉल्स। क्यों हो गया? क्या आप लिख दोगे कि सम ऑफ स्मॉलर टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जर साइड। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यू नो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा। तो क्या ये अगर यूनिट वेक्टर है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सा हुआ, अरे भाई ये अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल। मैंने इसको चलो a वेक्टर मान लिया, आप लिखोगे लेट a इज इक्वल टू दिस, देन गिवन हियर दिस यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? रूट ऑफ भाई xi प्लस xj प्लस xt, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। सो नाउ 3x स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड देयर 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3, ओनली x इक्वल प्लस माइनस 1/√3। यही है सो। लेकिन ये x की वैल्यू कब आएगी? इफ दिस हियर ये यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लेंगे, और स्टूडेंट्स की आपके लिए वीडियो में बनाता हूं। ओके, सो इट मींस जैसे कभी समथिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।